तो गाइस आई एम द फेटेड विलेन के चैप्टर 343 की स्टार्टिंग में हमें उस वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स को दिखाया जाता है जहाँ पे कि उन लोगों के पीछे वाला बुड्ढा उन्हें बता रहा होता है कि वो तो एम्प्रेस वांग की सोल का बचा हुआ टुकड़ा था जो कि वो अपने पीछे छोड़ गई थी। तो दूसरा बंदा कहता है कि भले ही वो यहाँ पर रिजरेक्ट ही क्यों ना हो जाए, फिर भी क्या आप लोगों को सच में लगता है कि एक अकेला एनलाइटमेंट वन यहाँ पे हमारी दुनिया को बचा पाएगा? जबकि वो लड़की कहती है कि यहाँ पे फालतू की बकवास करना बंद करो और अपनी जान बचा करके यहाँ से भागो, क्योंकि बहुत जल्दी नॉर्दर्न डीपर स्टार की टेरिटरी हमारे ऊपर हमला करने आ रही है। तो वो बुड्ढा कल्टीवेटर कहता है कि अगर हमें इस सब चीज के लिए किसी को ब्लेम करना है तो वो उस डिवाइन ट्री को जो कि हमारे इस लैंड पर ग्रो हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोगों के पास में इतनी कम पावर है जो कि हम उन लोगों से लड़ भी नहीं सकते। तो फीमेल कल्टीवेटर कहती है कि बहुत जल्दी ये यूनिवर्स बैटलफील्ड बनने वाला है, इसलिए इस नॉर्दर्न स्टार टेरिटरी से बचकर निकलना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें इस पूरे यूनिवर्स से ही बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। और कुछ दिन पहले उस डिवाइन ट्री से निकल रहे पावरफुल ऑरा का अनुमान लगाए तो यहाँ पर बहुत जल्दी आउटसाइड वर्ल्ड के पावरफुल बीइंग्स भी आने वाले होंगे। तो वो फीमेल कल्टीवेटर इतना कहते हुए सामने की ओर भागी रही होती है, तभी अचानक आउटर वर्ल्ड का एक कल्टीवेटर सीधा उसके मुंह को पकड़ लेता है। वहीं पे उसके साथ ही बाकी के लोगों को भी पकड़ लेते हैं। उन लोगों का लीडर उस लड़की का सिर पकड़ कर हंसते हुए कहता है कि यहाँ पर तो सिर्फ एक स्कल की रेमनेंट सोल है, जबकि इस पूरी दुनिया में तो एक सिंगल ट्रू डाओइस्ट भी नहीं है। पता नहीं क्यों आखिर ट्री ऑफ अपोच ने यहाँ पे रोकने के लिए सोचा। तो तभी वहीं पे उन लोगों की टीम की फीमेल कल्टीवेटर कहती है कि ट्री ऑफ अपोच गॉड्स ट्रूइन, एक्चुअली में तो अपोच ट्री को ग्रेट डार्क एज के दौरान प्लांट किया गया था। उस समय क्या ये अनुमान नहीं लगाया गया था कि इसे 8 वेस्टलैंड एंड 10 डोमेन्स में उगाया गया था। तो उस व्हाइट हेयर वाली कल्टीवेटर की बात सुन वो व्हाइट हेयर वाला बुड्ढा उन लोगों से कहता है कि महान एल्डर्स, हम लोगों का इंटेंशन यहाँ पर आप लोगों के साथ में उस डिवाइन ट्री को लेकर के कंपटीशन करने का नहीं है, तो क्या प्लीज हम लोगों को यहाँ से जाने देंगे? जिस पर आउटर वर्ल्ड का उनका वो लीडर तो हंसते हुए उनसे कहता है कि अगर यहाँ पर ये शांति का समय होता तो मुझे तुम्हें छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इस समय में हमें गॉड्स रूइन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि जनरल ल्यू को जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में पता चल जाता है। वो अपनी स्वord निकालते हुए बाकी लोगों को बताता है कि हमारे कई सारे सुप्रीम मास्टर मारे जा चुके हैं और बाहर की दुनिया के डाउ अचीवर्स आखिरकार यहाँ आ चुके हैं। अचानक से जनरल ल्यू की आंखें फिर से गोल्डन कलर में चमकने लगती हैं और उन्हें अभी की सिचुएशन काफी ज्यादा अजीब लगने लगती है। उन्हें पता चलता है कि अचानक से वो लोग असेंशियल सेलेस्टियल डायनेस्टी के बाहर रुक गए। तभी वो एम्परर से कहता है कि और मैजेस्टी कुछ भी हो जाए आपको बाकी के फोर्स के साथ मिलकर के यहाँ से एवेक्यूएट करना होगा, तक आपका ये हम्बल सर्वेंट बाहर जाकर के बाहर की सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है। वहीं पे एम्परर वांगी को इस कल को अपने हाथ में लेते हुए कहता है कि क्या तुम भी बाहर जाना चाहती हो? ऐसा लगता है कि इमोशंस मुझे यही करने के लिए कह रहे हैं। हमें वही का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आउटर वर्ल्ड के वो डाउ अचीवर्स आए होते हैं। तेजी से उड़ते हुए एम्परर और जनरल ल्यू उन लोगों के सामने आ गए होते हैं। वहीं पे जनरल ल्यू आगे बढ़ते उन कल्टीवेटर्स को देख उनसे कहता है तो आखिरकार यहाँ पर गॉड्स रूइंस प्रकट हो चुकी है, जबकि वहीं पे एम्परर भी हैरानगी से कहता है कि डिवाइन रूइंस हमारे लिए भी इतना ज्यादा रहस्यमय है, हमारे लिए भी ये पहली बार है जो कि हम अपनी आंखों से उसे देख पा रहे हैं। तो आउटर वर्ल्ड से आया एक मास्क वाला बंदा अपने लीडर से पूछता है कि बिग ब्रदर 2 चीजें यहाँ पर हमारे पीछे आ चुकी हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? तो बिग ब्रदर उससे कहता है कि इन लोगों को इग्नोर करो क्योंकि इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग भी सिर्फ और सिर्फ क्वासी निर्वाणा रियल्म पे है, जिन्हें कि मैं सिर्फ अपने हाथ झटकने से ही गायब कर सकता हूँ। आखिर ये सो कॉल्ड गॉड्स रूइंस के आगे मेरा अचानक दिल धड़कना ही बंद क्यों हो रहा है? जिसकी ये बात सुन उसका साइड वाला बंदा उससे कहता है कि बिग ब्रदर तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, यहाँ पे पहुंच पाना ही हमारे लिए एक बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है, इसलिए अब अगर यहाँ पर पहुंच करके अंदर जाने से डरेंगे तो फिर आखिर हम एक ट्रू इमोर्टल कैसे बन पाएंगे? और मैं तो अपनी बात को अपनी ताकत से साबित करता हूँ, तो मुझे इसे ट्राई करने दीजिए। इतना कहते हुए बंदा अपने एक बड़े से स्पिरिचुअल हैंड के साथ में सामने की ओर हमला करता है। अगले ही पल वो किसी चीज से टकरा करके वहीं रुक जाता है। उस हमला करने वाले बंदे के भी वहाँ पर पसीने छूट जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि आसमान से उससे भी बड़ा एक हाथ निकलता है जो कि उसे वहीं पर रोक देता है। बाकी लोग भी उस नजारे को देख उस बंदे से कहते हैं कि फोर्थ ब्रदर जल्दी से वहाँ से भागो, मगर अगले ही पल वो बड़ा सा हाथ बढ़ता है और उस बंदे को अपनी मुट्ठी में पकड़ करके उसे एक ही झटके में कुचल करके खत्म कर डालता है। तभी आसमान से कोई उतरते हुए उन लोगों से कहता है कि तुम अनलाइटेड कल्टीवेटर्स, तुम्हें ये क्लियरली दिख रहा है या फिर नहीं, लेकिन तुम हमेशा इसका एक टुकड़ा पाने की लालसा रखते हो, लेकिन तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम्हारे हाथ इतने ज्यादा बड़े हैं जो कि तुम इसे इतनी आसानी से पालोगे? साथ ही हमें दिखाया जाता है कि वो कहने वाली कोई और नहीं बल्कि टाओ याओ होती है। टाओ याओ के उन खतरनाक पावर्स को फील कर बाकी के सभी कल्टीवेटर्स भी घबराते हुए कहते हैं कि क्या ये वही रेमनेंट सोल है? फीमेल कल्टीवेटर कहती है कि मैं इसके आर पार नहीं देख पा रही। उनका लीडर भी कहता है कि क्या कहीं इस अपोज ट्री को प्लांट करने वाली यही तो नहीं है? साइड पे खड़ा एम्परर भी टाओ याओ को देख हैरान होते हुए कहता है पावर तो अनलाइटेड कल्टीवेटर से भी बियॉन्ड है। जनरल ल्यू एम्परर से कहता है कि योर मैजेस्टी इन लोगों से दूर हट जाते हैं वरना हम लोग तो इनके फाइट के बीच के आफ्टर इफेक्ट से ही मारे जाएंगे। आउटर वर्ल्ड का वो लीडर टाओ याओ से कहता है सीनियर हमारे यहाँ पे आकर के आपको डिस्टर्ब करने का कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन ये अपोज ट्री हमारे अपर रेलम का ग्रेटेस्ट ट्रेजर है जो कि हमारे रेलम के फेथ को होल्ड करता है, इसलिए मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमें ये वापस कर दें। तो टाओ
ताओयाओ कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मुझे इससे देने के लिए कहोगे तो मैं तुम्हें इसे ऐसे ही दे दूंगी। तो लीडर कहता है कि आप भले ही यहाँ पर हमें बड़ी इजीली कुचल सकती हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से बचकर भागने के लिए पूरी तरीके से सोच लें तो आप हमें इजीली रोक नहीं सकती हैं। जिसके बाद यहाँ पर न सिर्फ हमारे क्लैन के पावरफुल एंसेस्टर आएंगे बल्कि अलग अलग फैक्शंस की मोस्ट पावरफुल फिगर्स भी यहाँ पर आएंगी। यहाँ पर उतने ही ज्यादा पावरफुल होंगे जितने की आप हैं। इसी ने हमारी बात को समझिए, आप इस पूरे ट्री को अपने लिए ही रख नहीं सकती। उन लोगों की फीमेल कल्टीवेटर भी उससे कहती है कि सीना बाकी के एनिमी से निपटने के लिए आप हमारे क्लैन के साथ में कोऑपरेट कर लीजिए, और एक बार जैसे ही टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग इस अपोज ट्री के फ्रूट्स को बांट लेंगे और एक साथ मिलकर के इमोर्टलिटी तक असेंड कर लेंगे। तो वो फीमेल कल्टीवेटर इतना कहती है कि तभी अचानक ताओया उसके ऊपर हमला करते हुए उसके शरीर में कई सारे छेद करते हुए उसे खत्म कर डालती है। वो फीमेल कल्टीवेटर अपने बड़े भाई से मदद मांगती रह जाती है, जबकि इससे उसका बिग ब्रदर भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। ताओया उस फीमेल कल्टीवेटर को खत्म करने के बाद में उन लोगों को अपनी कातिलाना नजरों से देखते हुए कहती है तो यहाँ पर कभी कभी किसी और के ब्याह पर इस जगह को गार्ड करने के लिए आती हूँ। और रही बात इस अपोज ट्री के ओनरशिप की, तो ना तुम लोग गॉड्स रूइन के असली मास्टर से ही जाकर के बात कर लो। कहते ही ताओया उन लोगों के ऊपर भी अपनी स्टिंग के साथ हमला करते उनकी बॉडी में कई सारे छेद कर डालती है। लोग कह रहे होते हैं कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, इस गॉड्स रूइन का मास्टर अभी तक जिंदा कैसे हो सकता है। कहा जाता है कि ये गॉड्स रूइन फॉरबिडन एरा के समय का है, अगर इसका सच में कोई मालिक है तो वो अभी तक कैसे जिंदा हो सकता है। यहीं पे अपने शरीर में ताओया के स्टिंग्स घुसे होने की वजह से हेड घबराते अपने मन में कहता है कि डैमेज में अपना डिवाइन सेंस भी बाहर नहीं निकाल पा रहा। ये किस तरीके की बीइंग है, एक इल्यूमिनेट इमोर्टल है या फिर एक इमोर्टल है, ये हमारे साथ में क्या करना चाहती है। जिसके साथ ही हम लोगों को पता भी चल जाता है कि आखिर उन लोगों के साथ में क्या होने वाला है। गॉड्स रूइन के अंदर एक बड़ी सी कढ़ाई को लेकर के उन लोगों को उसमें डाल करके उन्हें रिफाइन करने लगता है, जबकि वो लोग बस वहाँ पर अपनी जान की भीख मांगते रह जाते हैं। उसी वक्त उनके लीडर की नजर जब गोचन के ऊपर पड़ती है तो वो हैरान होते हुए कहता है कि ये आखिर ये तुम कैसे हो सकते हो। सामने से गोचन भी एक डेविल से स्माइल पास करते हुए उससे कहता है कि हिलना मत, मैं तुम्हें यहाँ पर एक जादुई पोशन बनाने के लिए इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। साथ में अगले सीन में हम लोगों को उस टाइम वेस्ट में से आती हुई और भी कई सारी अपर रेलम की शिप्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक एल्डर अपने ट्रू एंसेस्टर्स से कहता है कि ट्रू एंसेस्टर हमारे उन एल्डर्स के सभी लाइफ टोकन्स टूट चुके हैं। जो सुनकर के तो वहाँ पे खड़े सभी लोग काफी तरह हैरान रह जाते हैं। बाईं ओर वाला एल्डर अपने ट्रू एंसेस्टर से कहता है कि लगता है कि उन सभी का पूरी तरीके से सफाया कर दिया गया है। तो इस पर उन लोगों का एंसेस्टर भी कहता है कि लगता है कि हमने उस यूनिवर्स को जितना ज्यादा सिंपल सोचा था वो उतना ज्यादा सिंपल नहीं है। बाईं ओर वाला एल्डर भी कहता है कि यहाँ तक कि जब उन लोगों को मारा गया तो उस मोमेंट पर वो लोग हम लोगों तक एक मैसेज भी ट्रांसमिटेड नहीं कर पाए, मतलब एक सुप्रीम बीइंग के द्वारा उस यूनिवर्स को पूरी तरीके से सील्ड कर दिया गया था। वैसे हमारे एल्डर्स की डिवाइन सेंस भी बच करके बाहर नहीं निकल पाई। इस पर तो उन लोगों का ट्रू एंसेस्टर और भी ज्यादा गंभीर होते हुए कहता है इसके दिन कोई सुप्रीम बीइंग भी हम लोगों को नहीं रोक सकता। हम लोगों ने इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है, तो फिर आखिर हम लोगों के सामने कौन खड़ा हो सकता है। इस समय हमारी टॉप प्रायोरिटी उस ट्री ऑफ अपोज को कब्जे में लेना है। जल्दी से उस दुनिया के लॉस को तोड़ने का कोई रास्ता ढूंढो। हमें अपर रेलम से एक कदम आगे बढ़ करके एक ट्रू इमोर्टल बनना है। सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हमारे पीछे आ रहे उन डाविस्ट कल्टीवेटर्स को कैसे रोकना है। वहीं पे ताओया के इतनी ज्यादा खतरनाक पावर्स को देख करके जनरल ली तो काफी ज्यादा घबरा चुका होता है। से कह रहा होता है कि योर मैजेस्टी हम लोगों को जल्दी से जल्दी इस जगह को छोड़ करके जाना होगा। जनरल ली को इतना कहते हैं अचानक से एक गोल्डन कलर की एनर्जी बड़ी तेजी से उन लोगों की ओर उड़ करके आती है। जनरल ली तो हैरान होते हुए कहता है कि योर मैजेस्टी कोई चीज बड़ी तेजी से हम लोगों की ओर उड़ करके आ रही है। तो वो एनर्जी सीधा उड़ते हुए एम्पर हुआंग की स्कल के अंदर जाने लगती है। एम्पर भी हैरान होते हुए कहता है कि एंसेस्टर आखिर ये क्या हो रहा है। वहीं पे वो एनर्जी उस स्कल से टकराने के बाद में एक ह्यूमन फॉर्म लेने लगती है। धीरे धीरे वो एनर्जी बढ़ते हुए एक लाइफ फॉर्म लेते हुए लड़की का रूप ले लेती है। तो ताओया भी उसे देख काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है एक साथ फिजिकल बॉडी और डिवाइन सोल को फोर्ज करना सच में काफी ज्यादा कमाल है। गोचन तो एकदम काम स्वर में उससे कहता है उस स्कल के अंदर ऑब्सेशन का एक ट्रेस का टुकड़ा भी नहीं होता, तो तब वो स्कल ये कर पाने में कामयाब नहीं हो पाता। पर तो ताओया काफी ज्यादा हैरानगी के साथ में गोचन को घूरने लगती है। गोचन उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रही हो। पर ताओया हल्के से स्माइल करते हुए उससे कहती है अभी के तुम पहले के पर्सन की तुलना में काफी ज्यादा ह्यूमन लगते हो। जुफन उसे कहता है कि तुम वो दूसरी इंसान हो जिसने कि मुझसे ऐसी बात कही है। फिर गोचन हल्की सी सांस लेते हुए कहता है कि मेरी मेमोरीज अभी भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है और अभी भी हमारे पास में थोड़ा समय बचा हुआ है। तो क्या तुम अभी मुझे बता सकते हो कि आखिर मैं पहले कैसा था। ताओया थोड़ी देर आसमान में देखते हुए फिर गोचन से कहती है एक्चुअल में मैंने तुम्हारे बारे में ज्यादातर बातें तो होंगी से सुनी है, यानी कि लॉर्ड ऑफ 10,000 डीमंस की डिसाइपल से, जिसके साथ ही हम लोगों को उन लोगों का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, यहाँ पे कि होंगी ने एक बेहद ही बड़े जाइंट मॉन्स्टर को खत्म कर दिया होता है। लिटिल ताओया होंगी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वाओ होंगी तुम तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो, तुमने एक इतने बड़े और पावरफुल बीस्ट को भी खत्म कर डाला। होंगी उससे कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे मास्टर तो लॉर्ड ऑफ 10,000 डीमंस हैं,
काउंटलेस पावरफुल डीमंस और बीस्टों को अगर अपनी एक नजर से देख भी लें तो वो बीस्ट डर के मारे कांपने लगते हैं। और हाँ, उन्होंने ही मुझे मेरा नाम दिया था। होंगी से पूछने लगते हैं कि आखिर तुम्हारे मास्टर किस तरीके के पर्सन थे। तो होंगी उसे बताते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और टेरिफाइंग थे, एक इंसान जिसके अंदर कोई भी इमोशंस की भावनाएं नहीं है। लेकिन इसके अलावा वो एक ऐसे पर्सन है जिन्हें कि मैं बहुत ही ज्यादा एडमायर करती हूँ, और साथ ही वो मेरे साथ में बेहद ही ज्यादा काइंड है, और उनके बिना तो इस चैन होंगी का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। इसलिए मेरा सपना है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं अपने मास्टर से शादी कर लूंगी। तो टायो भी हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या वो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग और इमोशनल लेस नहीं है, तो फिर आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो। जिस पे लिटिल होंगी थोड़ा सैड होते हुए कहती है क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा अकेले हैं, इसलिए मैं मेरी पूरी जिंदगी अपने मास्टर की साइड पर रहना चाहती हूँ।